102 वर्ष पुराने इतिहास में बड़े बड़े चिंतक रहे हैं। देश की पहली महिला आईएएस ऑफिसर यहीं की रही हैं। पॉलिटिकल साइंस का इंडिया का फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट लखनऊ विश्वविद्यालय का है। रिसर्च में हमारी बहुत अच्छी पैठ है। 105 का एच इंडेक्स हमारा स्कोपस का है यूनिवर्सिटी का, और वेब ऑफ साइंस पे भी हम 95 का एच इंडेक्स रखते हैं। नैक में A++ हमारा एक्रेडिटेशन है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमारी रैंक है। QS में हमारी रैंक है। NIRF में हमारी पोजीशन है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आज हम अपने विमर्श कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के पास। और डॉक्टर राय न केवल कुलपति हैं बल्कि आप अपने विषय के चिंतन के साथ सामाजिक जो अवधारणाएं हैं जो विकास की धारा में आवश्यक हैं उन पर आपका अध्ययन भी है और उस विषय में आप विद्यार्थियों को भी जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। लखनऊ विश्वविद्यालय चूँकि अपना एक इतिहास रखता है और न केवल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा बल्कि ऐसे तमाम जो बहुत प्रसिद्ध विशेषज्ञ अलग अलग क्षेत्रों में हैं वो सब लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले, जिसको आप नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपके कुल में किस किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं? देखिए, ये इंस्टीट्यूशन न सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप देश को दिया बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। देश की पहली महिला आईएएस ऑफिसर यहीं की रही हैं। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। आज भी मुझे लगता है भारत के हाई कोर्ट्स में कम से कम 40+ जजेस हमारे विश्वविद्यालय के हैं। 102 वर्ष पुराने इतिहास में बड़े बड़े चिंतक रहे हैं। प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी, ऐसे बहुत सारे बड़े लोग रहे। पॉलिटिकल साइंस का इंडिया का फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट लखनऊ विश्वविद्यालय का है। आज की तारीख में रिसर्च में हमारी बहुत अच्छी पैठ है। हम 105 का एच इंडेक्स हमारा स्कोपस का है यूनिवर्सिटी का, और वेब ऑफ साइंस पे भी हम 95 का एच इंडेक्स रखते हैं। नैक में A++ हमारा एक्रेडिटेशन है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमारी रैंक है। QS में हमारी रैंक है। NIRF में हमारी पोजीशन है। स्पोर्ट्स में बहुत सीनियर लोग सुरेश रैना और RP सिंह इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। तो बीरबल साहनी साहब इसी विश्वविद्यालय के रहे। तो लगभग सभी आयाम, शिक्षा के सभी आयाम, सोशल साइंस हो, साइंस फिजिकल साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, अनूप जलोटा साहब इसी विश्वविद्यालय के रहे हैं। बहुत सारे प्रशासन, लॉ, हर एस्पेक्ट में इस विश्वविद्यालय ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में किया। पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की फहरिस्त भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नाम दर्ज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अलग अलग एस्पेक्ट्स में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कीर्तिमान स्थापित किया और विश्वविद्यालय को गौरव दिया है। इसीलिए 2 वर्ष पहले जब हम लोगों ने अपना शताब्दी समारोह बनाया था तो 7 दिन का एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम सुबह 7 से रात के 10 बजे तक हमारा चलता था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें सहभागिता की थी। और ऐसे पूर्व छात्रों की स्मृतियों को संजोने का भी काम आपने किया है ताकि वर्तमान छात्रों को उस गर्वानुभूति को वो जुड़ सकें और न केवल उनसे जुड़ सकें बल्कि वो जो पूर्व छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के रहे हैं लेगेसी में उनकी भागीदारी भी विद्यार्थियों के साथ हो। कुछ इनिशिएटिव्स भी आपने अपने संवाद में अपने प्रोफेसर्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ जब ज्वाइन किया था आपने काफ़ी साझा किया, तो उसमें कितने इनिशिएटिव्स आपने आगे बढ़ा पाए हैं और क्या क्या अभी और आपकी प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, कई इनिशिएटिव ऐसे हैं जो ऑलरेडी ग्राउंड पर आ चुके हैं और उसको हम लोग बांट सकते हैं। एकेडमिक इनिशिएटिव, चाहे स्टूडेंट सेंट्रिक इनिशिएटिव्स, चाहे रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव्स और चाहे प्रोग्राम डेवलपमेंट। मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व भी है और बहुत ही जिम्मेदारी भी है कि हम पूरे भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय हैं जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन अपने विश्वविद्यालय में एकेडमिक सत्र 2020-21 से ही कर दिया। इस पूरे नॉर्थ इंडिया में शायद हम पहला विश्वविद्यालय होंगे जिसने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक सत्र 2021-22 से इम्प्लीमेंट कर दिया, इन कंप्लीट कंसोनेंस विथ व्हाट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ बीन लेइंग अपॉन। उसमें चाहे वो इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र, इंट्रा डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र हो, इंटर्नशिप हो, इंडस्ट्री लिंकेज हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर एम्फेसिस हो, तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स
को हम लोगों ने कवर किया। हमारे यहाँ आप एमए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश भी करेंगे तो आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी है। तो गर्मी की छुट्टी में घर नहीं जाना है, कोई छुट्टी नहीं है, हमारे यहाँ करिए। डेजर्टेशन कंपलसरी है। 4 ईयर हमारा जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो भी कम्प्लीटली इंडस्ट्री लिंक्ड है, सो दैट एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। वोकेशनल और को करिकुलर का अप्रोप्रिएटली प्रोविज़न है पूरा क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से। स्टूडेंट के संदर्भ में हम लोगों ने कंप्लीट ओनरशिप, हम ये नहीं कहते कि छात्र हमारे यहाँ आया और पढ़ा और गया, हम कहते हैं वो आया, अब वो हमारे परिवार का हिस्सा है हमेशा हमेशा के लिए। ये तब पॉसिबल है जब हम उसकी कंप्लीट ओनरशिप लेते हैं। इस ओनरशिप में हम न सिर्फ उसके अच्छे समय का हिस्सा बनते हैं बल्कि उसके बुरे समय में भी उसके साथ खड़े रहते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दूं, हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव स्कीम चलाई थी जिसमें कोविड में जिस भी हमारे छात्र के पेरेंट्स का निधन हुआ उनका पूरा एकेडमिक खर्चा हमारे टीचर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, इवन हमारे पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स ने मिलके, कई केसेस में जैसे इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है तो 3-3 लोग आपस में इकट्ठा होकर आए, उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा ओन किया। इसी तरह से एक अनोखा इनिशिएटिव हम लोगों ने किया था वीसी केयर फंड। तो इसमें समाज, क्योंकि हमारे पास विश्वविद्यालय नियम के हिसाब से ही हम जो हमारी सुविधाएं हैं उनको हम बांट सकते हैं। बहुत बार हमारे पास बहुत सीमा होती है कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो समाज से, सोसाइटी से, हमारे पूर्व छात्रों से हम अनुदान लेते रह रहे हैं जो उस वीसी केयर फंड में इकट्ठा होता है, और फिर बच्चों की विविध प्रकार की आवश्यकताएं जो हमारे उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं फिट इन भी हो पाती हैं उनको हम कॉम्पनसेट करते हैं। इसके अलावा उनका स्किलिंग बढ़े, सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ना हो या लैब की टीचिंग ही ना हो, उनकी स्किल बढ़े, इसके लिए कर्मयोगी स्कीम है जिसमें आप आइए, काम करिए, श्रम की महत्ता को भी सीखिए, व्यावहारिक ज्ञान को भी समझिए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए विश्वविद्यालय के फंक्शनिंग में। तो इस तरह से कई सारी स्कीम्स हम लोगों ने शुरू की। और एक जो हमने समाज के लिए भी किया था कि आप आइए और हमारे किसी बच्चे को गोद ले लीजिए। आई मीन पूरा का पूरा उसका एकेडमिक्स करिए, बिकॉज देखिए संस्था समाज का ही हिस्सा है, समाज से बच्चा आ रहा है और वापस समाज में चला जाएगा। जब तक इन दो के बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक ये सफल नहीं होगा। कोविड के दौरान हम लोगों ने 2 महीने तक अपना कम्युनिटी किचन चलाया था और वो सब पब्लिक पार्टिसिपेशन से था, उसमें यूनिवर्सिटी का एक भी पैसा हम लोगों ने नहीं खर्च किया। इसी तरह से जैसे आंगनवाड़ी की ओनरशिप की बात है, स्लम्स की स्कूलों में टीचिंग की बात है, तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हम लोगों ने अपने यहाँ लिए हैं ताकि सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को फील भी करा सकें और अपने बच्चे को जिम्मेदार बना सकें। और टू कनेक्ट, जो जुड़ने की बात है, क्योंकि विश्वविद्यालयों से पढ़ने के बाद विद्यार्थी को जिस समाज में जाना है, जितने तरह के सामाजिक विषयों पर उनको काम करना है, उसका अनुभव, व्यवहारिक अनुभव होना ही चाहिए। आपने एक स्टार्टअप को लेकर के भी एक इनिशिएटिव लिया, विद्यार्थियों को कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स में लाने की, क्या परिणाम अब तक प्राप्त हुए हैं? उसकी खबरें तो बहुत अच्छी आई, परिणाम क्या हैं? क्योंकि एक बड़ी चुनौती है भारत जैसे देश में जहां 95% प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव्स के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया सब प्रोग्राम हुए, लेकिन अभी भी असफलता की दर बहुत बड़ी है। उनको सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं क्योंकि सिस्टम की ज़रूरत है। क्या कुछ इनिशिएटिव है? देखिए, एक फैक्ट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड ज़्यादा है। हम एज एन इंस्टीट्यूशन हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था शुरू की। जैसे हमारे यहाँ एक नवांकुर फाउंडेशन के नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट की, अभी प्रदेश सरकार से इसको मान्यता मिल चुकी। हम 2 अलग अलग सीड कैपिटल की स्कीम्स भी अपने यहाँ स्टूडेंट्स के लिए रन कर रहे हैं। कंप्लीट मेंटरिंग ऑफ दी स्टूडेंट भी है, और हमारा वो जो नवांकुर फाउंडेशन है उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आएँ और अपनी कंपनीज इंक्यूबेट करें। 3 किस्से मैं बताऊंगा। 2 हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की कंपनीज को अलग अलग $1,00,000 का टेक्निकल क्रेडिट मिला। एक कॉमर्स के बच्चे की अभी कंपनी इंक्यूबेट हुई। हम एक स्टेप आगे बढ़ के हम अपने टीचर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी आइए और अपनी कंपनीज इंक्यूबेट करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं इस बात को कि लैब से लैंड तक जब तक हमारी रिसर्च नहीं जाएगी तो वो सिर्फ कुछ जर्नल्स के आर्टिकल तक रह जाएगा, और लाभ समाज को मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? जब मैं एज टीचर अपने किसी डॉक्टरल स्टूडेंट या मास्टर स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूं और मैं उसके साथ कमर्शलाइजेशन
की लेवल तक अपना अपना जो डिस्कवरी है या जो इनिशिएटिव है उसको नहीं ले आ पा रहा हूँ, तो हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। एज एन इंस्टीट्यूशन भी हमारी ये जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोगों ने जब कोविड शुरू हो रहा था अपना सैनिटाइज़र लॉन्च किया। उस समय बहुत किल्लत थी सैनिटाइज़र की। इसी तरह से कॉन्कॉक्शन जो काढ़ा है वो निकाला, कई सारे इस तरह के इनिशिएटिव थे। कुछ केसेस में हम लोग टेक्निकल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी कर पाए यहाँ लोकल कंपनीज़ के साथ। अब हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर ये बात आगे बढ़े और ये व्यापक रूप ले, संस्थागत स्वरूप ले इस नवांकुर फाउंडेशन के बैनर तले, जिसमें वो टीचर अपने उस स्टूडेंट के साथ जिसके साथ वो कोई नया रिशोध कर रहा है उसके तहत काम करे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में एक प्रोफेसर काम करते हैं, इससे जिससे प्लेट्स बनती हैं बोन चाइना वाली, इससे इसको प्रोसेस करके आर्टिफिशियल लिम्स बनाने का। अब अगर ये शोध सिर्फ जर्नल तक सीमित रहे तो हम नहीं कहते कि वो कमतर है, लेकिन वो सिर्फ अकेडमिक है। समाज तक भी उसका लाभ पहुँचे कि आज जो कृत्रिम लिम्ब का कॉस्ट है, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, क्या हमारे रिसर्च में दरअसल इतना दम है कि बाजार उसको स्वीकार करने को तैयार है। हमारे लिए भी एक चैलेंज है। विश्वविद्यालय के सामने हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ से बहुत सारे फूल, चढ़ाए हुए फूल, इनको प्रोसेस करके गुलाल और दूसरे अलग अलग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हम निकालते हैं और बना रहे हैं। क्या हम इसका कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं? ये हमारे लिए एक चैलेंज है। हमारे उन शोधार्थियों के लिए भी चैलेंज है, हमारे उन प्रोफेसर्स के लिए भी चैलेंज है। हम कह रहे हैं अगर हम इसमें 20% तक भी सफलता प्राप्त कर पाते हैं तो ये इनफ ऑफ कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद जब टीचर क्लासरूम में जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस और वो बच्चे को जो इंस्पायर कर पाता है, वो दोनों में बहुत अंतर आता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। डॉक्टर पीके सिंह जो कि सीमैप के वैज्ञानिक, जिन्होंने फूलों से धूप बत्ती बनाने का काम किया। मनकामेश्वर के मंदिर के सामने जो फूलों का बहुत बड़ा जो डंप होता था उसको भी उन्होंने यूटिलाइज़ करना, मंदिरों से कलेक्शन करने का काम किया। तो निश्चित रूप से इसमें संभावनाएं बहुत हैं। इनोवेटर्स, जो भी ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं, उनको सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। तो उस पर आपके यहाँ, क्योंकि वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, सपोर्ट कम है, कई लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के भी नहीं हैं, उन पर क्या चिंतन है आपका? अभी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव किया था, हमारा सेकंड कैंपस है जानकीपुरम में। वहाँ के पास के गांव की महिलाओं को जूट प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी गई किसी एनजीओ के माध्यम से। बाद में उन सभी महिलाओं के प्रोडक्ट का कमर्शलाइजेशन हम यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है और उसमें हमको अद्भुत सफलता मिली है। अब उन सभी का संस्थागत स्वरूप इस इंक्यूबेशन के अंदर हम करने के प्रयास में हैं। ऐसे और कई सारे इनिशिएटिव हैं। जैसे आपने एक बात कही, लैब टू लैंड ही नहीं, लैंड टू लैब भी आए। हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया, शासन का खर्च है, समाज का खर्च है और सब लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं। अभी जितना भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इस समय लखनऊ में चल रहा है, उसकी आईटी कंसल्टेंसी हम लोगों ने शुरू की है। इसी तरह से हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दूसरे बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ की अब कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ शुरू हो रही हैं। हमको नए काम भी मिलने शुरू हो गए हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हमको भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू क्राउड मैनेजमेंट का कंसल्टेंसी असाइनमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमको जल्दी मिले। तो इस तरह से लैंड से भी हमारे लैब तक चीज़ आ रही है, उसका यूटिलाइजेशन करके, ताकि हम एक न सिर्फ अपने बच्चे को, हमारा जो छात्र आता है उसको हम प्रैक्टिकल लर्निंग दे सकें, बल्कि उसको वापस उस समाज में जाकर कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिशा में अभी तक आईआईटीज़ और आईएम्स वो लीड कर रहे थे, लेकिन अब लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी लीगेसी के साथ, अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ, अपनी नॉलेज के साथ में दखल दिया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल की शुरुआत में प्रोफेसर्स को आह्वान किया कि हम लोग कुछ इनोवेटिव काम करते हैं, तो प्रोफेसर्स की तरफ से किस तरह के इनोवेटिव इनिशिएटिव्स अभी आए हैं जिनसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो? क्योंकि मेंटरिंग अब एक अपना दौर था भारत में कि जहां विश्वविद्यालय न केवल ज्ञान का बल्कि हर तरह के प्रयोग का और समाज परिवर्तन का केंद्र हुआ करते थे। तो आपकी भी कल्पना है कि ऐसा कोई वास्तव में हम ऐसा पुनर्सृजन कर सकें? तो क्या अभी तक इनिशिएटिव आ पाए हैं और क्या उम्मीदें हैं? कई सारे। जैसे एक मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू में इस बात को अपने प्रोफेसर्स के साथ रखा था, एक प्रोफेसर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की, शी हरसेल्फ केम फॉरवर्ड और एक हैप्पी थिंकिंग लैब उनके साथ मिलकर हम लोगों ने उसकी संरचना की। आज की तारीख में वो बहुत ही सफल
एक हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एक हैप्पी थिंकिंग लैब है, जिसमें हम छात्रों का कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल असेस करते हैं और उसके हिसाब से उनकी जो भी मेडिटेशन रिक्वायरमेंट है या एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, योग के साथ उनकी लिंकिंग करना है, वो सारा हम करते हैं। ये एक अभिनव प्रयोग था। इसी तरह से एक प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया, एक स्ट्रेस रिलीविंग किट है हमारे यहाँ, वो भी टीचर्स का ही इनिशिएटिव है। हम उसके भी कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जल्दी। तो इस तरह के बहुत सारे नए नए प्रयोग आए। आज की तारीख में जैसे हमने कहा कि हमारे लिए छात्र सिर्फ एक छात्र नहीं है जिसका संबंध 2 साल 3 साल या 4 साल के लिए है विश्वविद्यालय से, हम उसकी कंप्लीट ओनरशिप लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो वो ओनरशिप में हम ये चाहते हैं कि वो न सिर्फ पढ़े, न सिर्फ यहाँ से नौकरी पाए। आज हमारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड आप देखिए तो बहुत शानदार है। न सिर्फ नौकरी पाए या उद्यमी बने, बल्कि वो समाज जीवन में जब बड़े पैमाने पर जाता है तो भी सस्टेनेबिलिटी ऑफ हिज सक्सेस इंश्योर हो सके। इसके लिए अंदर से उसका सशक्त रहना, ताकतवर रहना और तंदुरुस्त रहना इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इनिशिएट किया और पूरी दुनिया के सारे देशों के लिए उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। भारत उसमें लीड ले रहा है क्योंकि बहुत सी चुनौतियों को समाधान करने की दिशा में हमारा जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है उसमें बहुत से सूत्र हैं। उस दिशा में चूँकि आप उससे जोड़ रहे हैं विद्यार्थी आगे के उत्तर हैं और हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उस पर आपका क्या चिंतन है और उसमें युवाओं की भागीदारी किस स्तर पर जा सकती है जिसमें एकेडमिशियंस या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपने रोल भी प्ले कर सकते हैं? सी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए पहले तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो हमारे यहाँ जितनी भी नॉन स्टैट्यूटरी कमिटीज़ हैं, बिकॉज स्टैट्यूटरी कमिटीज़ में तो पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है, अदरवाइज जितनी डिसीजन मेकिंग कमिटीज़ हैं उन सभी कमिटीज़ में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कंपलसरीली इंश्योर्ड है। जितनी भी, तो जैसे मैंने आपको वीसी केयर फंड की बात की है, जितनी भी कमिटीज़ कहीं सब स्टूडेंट टीचर्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनते हैं। समाज के अलग अलग तबके तक कुछ हमने बताया, कुछ ऐसे हैं जैसे फॉर एसटी स्टूडेंट, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर यहाँ ट्राइबल एरिया है पलिया के पास, चंदन चौकी जगह, वहाँ हम कुछ गांव में गए थे जी, लखीमपुर खीरी में। वहाँ हमारे कुछ टीचर्स के साथ हम गए थे और हम सब लोगों ने उनको आह्वान किया। पहले तो जो हमारा प्रोग्राम था वो सब हम लोगों ने किया, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिए जन्मदिन के गीत वगैरह गाए, अपना प्रोग्राम किया और हमने उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को हमको दो, आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस वगैरह तो गवर्नमेंट ही दे देती है, अदरवाइज़ फ़ीस, हॉस्टल में रहना, खाना, पूरी शिक्षा, किताब कॉपी, एवरीथिंग, हर पूरी शिक्षा का खर्चा विश्वविद्यालय वहन करेगा। इस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे पास हैं। आप हमारे कैंपस में देखेंगे तो जितने भी दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग स्कीम्स हैं। हमारे यहाँ एक दिव्यांग कैंटीन अलग से चलती है और जो शायद सबसे पॉपुलर कैंटीन्स में से एक है। तो ये छात्रों की भागीदारी से एक इंक्लूसिव समाज की संरचना में विश्वविद्यालय का सकारात्मक सहयोग क्या हो सकता है और स्वरूप क्या हो सकता है, इस पर हम लोग पूरा मनन चिंतन के साथ अपने प्रोग्राम्स को न सिर्फ बनाते हैं बल्कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बीते 3 वर्षों से, तो हम कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है और ये कई बार ये बहुत ग्रीन लगता है, लेकिन ये ग्रीन ही नहीं है, इस पे इनिशिएटिव्स भी हुए हैं और हम उसे कहीं ना कहीं परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं। इसमें समाज की भागीदारी और मतलब वाइस वर्सा, मतलब हम एक तरफ बात करते हैं कि विश्वविद्यालय से समाज की तरफ जाएं, लेकिन समाज के बहुत से लोग विश्वविद्यालय की तरफ भी आना चाहते हैं, जिनके पास चिंतन है, जिनके पास आइडियाज़ हैं, जो कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए क्या अवसर हैं? एक चीज़ मैं आपके पिछले प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बस और ऐड कर दूं, महिलाएं समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन में 1/3 नहीं, लगभग आधे लगभग बराबरी का भागीदारी महिला शिक्षिकाओं की और अधिकारियों की है और वो बहुत एक्टिव है। लेकिन साथ ही मैं ये भी राइडर लगाऊं कि वो वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो महिला हैं, वो इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मर हैं और उन्होंने बहुत शानदार काम किया है इस विश्वविद्यालय के सभी की सभी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में। तो ये एक हम लोगों, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इस तरह का कोई भेद कहीं नहीं दिखेगा, पर्याप्त संख्या दिखेगी आपको, तो न्यूमेरिकल भी और इन टर्म्स ऑफ आउटकम भी आपको उनका पार्टिसिपेशन दिखेगा। जो आप कह रहे थे समाज भी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है विश्वविद्यालय में, देखिए हम
प्रदेश की राजधानी का एक विश्वविद्यालय है, 102 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय है। 3 वर्ष पहले जब हम लोग नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, उस समय ही हमने ये आह्वान किया था कि 10% ऑफ द कंटेंट ऑफ करिकुलम शुड बी टॉट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर्स। आज जिसका यूजीसी सर्कुलर भी अब उसने निकाल दिया है, हमारे यहाँ 2020 से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया, और 10% अलुमनाई। इससे देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक पीजी का कोर्स पढ़ाया जाना है जो आमतौर पे 40 क्रेडिट का कोर्स है, 4 क्रेडिट का कोर्स है, 40 क्लास चलेगी। 40 क्लास चलेगी, 10% हुआ 4 क्लास। अब हम लखनऊ में हैं तो हमको इसका एडवांटेज भी है कि हमारे पास बहुत सारे प्रदेश के अधिकारी हैं जो अलग अलग विभागों में कार्य करते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आएँ और सैटरडे संडे में अगर 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं, पूरे सेमेस्टर में कुल 2 दिन है, या 2 व्यक्ति को हम एंगेज करते हैं, तो एक कोई सैटरडे में 2 घंटे ले लिया, कोई संडे में ले लिया, या 2 सैटरडे ले लिया, तो हमारा कोर्स हो गया। इसी तरह से हमारे बहुत सारे पूर्व छात्र यहाँ पर हैं, तो इन सारे लोगों का आह्वान हमने किया। इससे 2 फायदे होते हैं। 20% कोर्स अगर इनके द्वारा पढ़ाया गया, जजेस बहुत सारे हैं, एडवोकेट्स बहुत सारे हैं, ये आके हमारे यहाँ क्लास ले रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इससे हमको लाभ क्या होता है कि 20% तक की फैकल्टी डेफिशिएंसी तो अपने आप मीट हो गई, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला और वेरीड एक्सपोजर मिला। सेम टीचर, सेम मेथोडोलॉजी, सेम किताब, वर्षों से चला आ रहा है, बच्चा भी मोनोटनी भी होती है। तो चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे लॉ हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ है, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसिंग लोग हमको मिल रहे हैं जो आ रहे हैं और विश्वविद्यालय में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब अंतिम प्रश्न जो ज़रूरी है कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर आगे के 5 साल का, 10 साल का या 20 साल का ड्रीम क्या है? आप क्या देखते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय आगे जब वो 105 वर्ष बना रहा होगा, या 110 वर्ष या 125 वर्ष बना रहा होगा, तो कहाँ पहुँचेगा? देखिए, एक लाइन ड्रॉ करूं, जब हम शताब्दी समारोह बना रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें सहभागिता की थी, तो उसमें उन्होंने एक बार एक हम लोगों को संकल्प दिलाया कि आज़ादी का 75वां वर्ष आ रहा है, उस समय आने वाला था। तो उन्होंने कहा आप 75 से 100 की तरफ जब हम जाएंगे, उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय का रोल क्या होगा, और उस पर हम लोगों ने एक प्लान चॉकआउट किया। पहली चीज़ तो यह है, जो आज भारत बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रयास कर रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है, इसमें हम ये चाहते हैं कि ये प्रदेश का विश्वविद्यालय के रूप में इसको आप न देखें, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी न देखें, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में देखें। और इसमें हम लोगों ने व्यापक सफलता पाई। आज 3 वर्ष पूर्व जब यहाँ 50 फॉर्म भी नहीं आते थे फॉरेन स्टूडेंट के, पिछले एकेडमिक सत्र में हमारे पास 853 फॉर्म आए थे फॉरेन स्टूडेंट के, इंटरनेशनल। और जहाँ हम 12 देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ इस बार हम करीब 37 देशों का रिप्रेजेंटेशन आया। तो हम इस तरह से अपना स्कोप बढ़ा रहे हैं, हम अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमने अभी अपना हाल में एक्रेडिटेशन बड़ा सफलतापूर्वक कराया। तो इस तरह से हम विश्वविद्यालय की ब्रांडिंग कर रहे हैं, सो दैट हम एक ट्रूली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में पोजीशन हो सकें और हमारी स्वीकृति बढ़े बाहर। दूसरा, हम एक बाहर कैंपस खोलने का भी, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान को मिली हुई है, तो हम लोग इस प्रयास में हैं कि किस तरह से पहला हमारा ऑफ़र उन G20 कंट्रीज़ को है कि अगर वो हमको स्थान देते हैं अपने देश में कैंपस इस्टेब्लिश करने का, तो हम उसको, नहीं तो अगले स्टेज में हम दूसरे देशों तक प्रयास करेंगे कि वहाँ हमारा कैंपस आ सके। दूसरा, हमारा तो इंटरनेशनलाइजेशन की दिशा में वो हमारा एक बड़ा काम है। दूसरा, फंडिंग हम गवर्नमेंट डिपेंडेंसी को न्यूनतम से और न्यूनतम करते हुए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है कि हम डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि अगर GER को 27% से 50% करना है, तो निश्चित ही नई यूनिवर्सिटी और नई कॉलेज खोल के नहीं होगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल टीचर्स के माध्यम से बढ़ावा देना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन को। तो डिस्टेंस एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन
प्लस डिस्टेंस एजुकेशन, दोनों पर हमारा एक बड़ा फोकस है और मोस्ट लाइकली अगले एकेडमिक सत्र में हम उसको शुरू कर देंगे। अलॉन्ग विथ बीते कुछ समय में हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें शुरू की जो अपने तरह से नई थी, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक शुरू किया, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी शुरू की। शायद हम रेगुलर यूनिवर्सिटी के रूप में पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ एक फुल फ्लेजेड फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है। हमारी नई फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर नए एकेडमिक सत्र से ऑपरेशनल हो जाएगी। जैसे हमने फार्मेसी अभी शुरू किया 1 साल पहले, तो हमारी फार्मेसी ट्रेडिशनल फार्मेसी इंस्टीट्यूशन से बेहतर काम इसलिए कर रही है कि हमारे पास फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। वो अब जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ मिलती है तो कंप्लीट वैल्यू चेन को हम एड्रेस करते हैं, न कि इन आइसोलेशन सिर्फ एक फार्मेसी को एज डिसिप्लिन देखने की। तो हम इस तरह का एक कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके यूनिवर्सिटी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और नैक के विशेष एक्रेडिटेशन जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी वो उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई अनुबंध आप कर रहे हैं, और इस G20 के बाद मुझे लगता है कि बहुत से देशों तक लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचेगा और वहाँ के विद्यार्थी तो आ ही रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी विश्वविद्यालय की भागीदारी ऐसी हो, ऐसी हमारी भी कामना है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो रेडियो जय घोष पर ये वार्ता आपके लिए कितनी मुफीद साबित हुई, आपका फीडबैक क्या है, आप ज़रूर दें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर अपना कमेंट बॉक्स में। और साथ में अगर आप तक ये दूसरे माध्यम से पहुंचा है, हमारा ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, तो आप रेडियो जय घोष गूगल प्ले पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि हमारा रिश्ता नियमित बना रहे। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।